हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जुडिशरी एंड राइट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताया था। जुडिशियल एक्टिविज्म ये टॉपिक में हमने ये समझा जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, कुछ नेगेटिव्स भी थे, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उस पर जरा थोड़ा ध्यान दो। दो शब्द है हमारे पास में, जुडिशरी और राइट्स। आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि जुडिशरी का क्या स्टैंड होता है जब राइट्स की बात होती है। राइट्स इंडिविजुअल के भी होते हैं, राइट्स अगर आप देखोगे तो स्टेट के भी होते हैं। जुडिशरी क्या काम करती है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में हमें समझना है चीजों को। तो देखो, अब आप बचपन से पढ़ते आए हो, थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में जाओ, ठीक है। ज्यादा पीछे मत चले जाना, पता लग रहा 4th 5th क्लास में चले गए हो, ठीक है। आपको इसी क्लास में चैप्टर 2 पे जाना है। चैप्टर 2 में जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने पढ़ा था तो आपने देखा था कि जुडिशरी जो है, ठीक है, तो हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उसे रिस्टोर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में है? जुडिशरी के पास में है। तो जुडिशरी इज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो पावर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके पास है? वो जुडिशरी के पास में है, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 जो है, तो वो अपने आप में फंडामेंटल राइट है हमारा, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो जुडिशरी उसे रीस्टोर करेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो उस सेंस में क्या देखो, यहां पे दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हैं, ठीक है। क्या है पूरी कहानी फिर से अगर देखें हम, तो जुडिशरी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो कैसे प्रोटेक्शन करेगी जुडिशरी? तो उसके लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। मतलब संविधान में अपने आप एक स्पेस बना हुआ कि हाँ, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो ऐसे उन्हें रिस्टोर किया जा सकता है, ठीक है। जुडिशरी को एम्पावर किया गया है। कैसे एम्पावर किया गया है? तो देखो, फर्स्ट इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग रिट्स, ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन पढ़ा था आपने, तो अब देखो यहां पे बेसिकली आपको 2-3 आर्टिकल दिए हैं, लेकिन अब रिट जुरिस्डिक्शन की अगर बात करते हो पार्ट 5 यूनियन जुडिशरी, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली दिया गया है कि हैबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडेमस, क्यो वारंटो, तो इस तरह से अलग अलग रिट्स जो है 5 रिट्स, वो रिट्स इशू करके जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हुए उन्हें क्या कर सकती है? प्रोटेक्ट कर सकती है। टॉपिक से रिलेट करो, राइट्स के प्रोटेक्शन में जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक। तो आर्टिकल 32 जैसे आप देखोगे सेंट्रल लेवल पे वही चीज हाई कोर्ट भी इशू कर सकते हैं रिट्स, ठीक है। हाई कोर्ट्स आल्सो हैव द पावर टू इशू सच रिट्स अंडर आर्टिकल 2 to 6, ठीक है, 226 के हिसाब से। दूसरा अगर देखें हम, तो दूसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न्ड लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल, ठीक है। अब देखो एक चीज तो क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो? जुडिशरी के पास जा सकते हो। अब अगर मान लो किसी लॉ के कारण आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, समझ में आया? जैसे क्या था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट आपसे प्रॉपर्टी छुड़ा ले रही थी डेवलपमेंट के नाम पे। तो क्या होता है, ये चीज आप अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको और अच्छे तरीके से। तो उसके चलते क्या होता है कि कंफ्लिक्ट डेवलप होने लगा, ठीक है। तो लोग जुडिशरी के पास पहुंच गए, लोगों ने क्या कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कैसे वायलेट हो रहे हैं कि अगर आप देखोगे, समझोगे चीजों को, तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है, और वो आपने ऐसा लॉ बना दिया है क्या कि जिसके चलते आप लैंड सीलिंग के चलते हमारे से जमीन छुड़ा ले रहे हो, तो हमारे तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए। तो उस सेंस में क्या है कि अगर कोई ऐसा लॉ आता है, इफ अ लॉ इज इनकंसिस्टेंट विथ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, दैट लॉ शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये आप आर्टिकल 13 उठाते हो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो कोई लॉ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट है, मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसके चलते उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, उस लॉ को जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। तो वही चीज हुई है कि आर्टिकल 13 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, तो वो क्या कर सकती है? आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे लॉज जो आपके फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है उन्हें क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है। आए ना समझ में? तो अभी अब आर्टिकल नंबरों में मत घुसो, ठीक है, प्रेशर मत क्रिएट करो, बिल्कुल भी सिंपल ल्यूसिड रखो इसको। क्या कि हमारे जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी के पास में पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि जुडिशरी रिट्स इशू कर सकती है, जुडिशरी किसी भी लॉ को इलीगल बता सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है, नॉन ऑपरेशनल कर सकती है अगर वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच कर रहा है। तो इस सेंस में जुडिशरी के पास में एक
बहुत बड़ी पावर है हमारे राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर। आगे ना समझ में, इतना था सिंपल। तो अब देखो क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नो डाउट हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करेगी। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा रहा है। इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, जैसे अब आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 के हिसाब से कौन सा लॉ आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इस चीज को कौन बताएगा, इंटरप्रेट कौन करेगा। इस चीज को इंटरप्रेट करने वाली भी तो जुडिशरी ही है, आया ना समझ में, इस चीज को इंटरप्रेट करने वाली भी है जुडिशरी। तो उस सेंस में जुडिशरी जो है वो क्या करती है, उस सेंस में जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंटरप्रिटेशन का रोल प्ले करती है। और जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो जुडिशरी के पास में पावर आ जाती है जुडिशियल रिव्यू की। अब भारी भारी से शब्द से गिर गए ना हिरोशिमा नागासाकी बम की तरह, तो उन्हें सिंपल करते हैं हम। कैसे सिंपल करते हैं, फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्टर, ये तो समझ में आ गया आपको। अब क्या होता है कि इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि अगर जहां पे किसी को समझ नहीं बैठ रही कि क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, तो सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है तो इस हिसाब से ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई आपने लॉ बना दिया लेजिस्लेचर ने, मान लो लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, अब वो लॉ हम कह रहे हैं कि क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। जैसे राइट टू प्राइवेसी हमारी क्या हो रही है, हनन हो रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो सोशल मीडिया आप चला रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो उस पर, ठीक है, मतलब सर्फ कर रहे हो, तो वो क्या है, वो आपकी प्राइवेसी को हनन कर रही है, आपकी प्राइवेसी को वायलेट कर रही है। तो वो जो चीज है वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस चीज को इंटरप्रिटेशन कौन देगा, जुडिशरी देगी। अब जुडिशरी जब किसी भी चीज को इंटरप्रेट करेगी तो वो उस ओरिजिनल लॉ को रिव्यू कर सकती है। तो उस सेंस में क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है जुडिशरी के पास में। ठीक है, अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, चलो समझते हैं। देखो तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ। कोई लॉ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने की पावर होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में। और अगर वो लॉ क्या कर रहा है, इफ द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन, वो लॉ को पूरी तरह से अच्छी तरह से रिव्यू करने के बाद में कोर्ट ने ये कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर लिया कि इफ द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विथ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, such a law is declared as unconstitutional and inapplicable। समझ में आया यहां तक, समझना अच्छे से। कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो लॉ बना है भैया, ये लॉ क्या कर रहा है, किसी ना किसी तरह से इंडिविजुअल्स के राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज उसके साथ में मैच नहीं कर रहा है, तो उस लॉ को क्या किया जा सकता है, सच अ लॉ इज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, और इनएप्लीकेबल, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनएप्लीकेबल डिक्लेयर किया जाता है, किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। और ये जो पावर होती है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक किया जाए, ठीक है, उस पावर को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। आ गया ना समझ में, ये जुडिशियल रिव्यू। अब देखो एक बार जरा स्नैप रिकैप करते हैं, जोड़ते हैं सारी चीजों को कि जुडिशियल रिव्यू की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि अब आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या नहीं है, और फिर आप अपनी जजमेंट दोगे, आप इंटरप्रेटर हो ना, आप बताओगे कि सही है या नहीं है। और वो सब क्यों कर रहे हो आप, ताकि आप प्रोटेक्ट कर सको इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल्स के राइट्स को, ठीक है। इस सेंस में राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जैसे कहते हैं ना कि पुरानी लेयर्स को हटा सकती है जुडिशरी। क्लियर। तो बहुत सारे केसेस हैं अलग अलग, जैसे जुडिशियल रिव्यू की अगर आप बात करोगे तो गोलकनाथ केस से उठाना चालू करोगे, ठीक है, मिनर्वा मिल्स तक ये जो पूरे केसेस हुए हैं, लैंडमार्क केसेस हुए हैं, तो इन सारे केसेस में, ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ ध्यान मत रखो, आप तो इतना ध्यान रखो कि अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग तरह से रिव्यू करके लॉस को चेंज किया है, लॉस को कह सकते हैं कि 360 डिग्री चेंज लिया है, किसने, जुडिशियरी ने। तो जुडिशियरी की जुडिशियल रिव्यू की पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक। तो द रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स पावर टू रिव्यू लेजिस्लेचर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। अब क्या है, देखो जो रिव्यू पावर है ना, वो रिव्यू पावर मतलब स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है कि जुडिशरी कैन रिव्यू दिस, ठीक है, या फिर जुडिशियल रिव्यू कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। लेकिन आप जैसे अलग अलग आर्टिकल उठा के देखोगे, ये सारे आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया क्या, 32, 226, आर्टिकल 13, ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल एक साथ मिलकर एक ऐसी सिचुएशन डेवलप करते हैं जहां पर जुडिशरी जो है वो लॉस को, लेजिस्लेचर्स के एक्शंस को, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को, उनके द्वारा बनाए गए लॉस को रिव्यू कर सकती है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या है, तो द रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स पावर टू रिव्यू लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड। क्या ग्राउंड है, देखो दो ग्राउंड पे रिव्यू कर सकती है किसी भी लॉ को, ठीक है। इफ द लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर बेधड़क होके, क्यों, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहे हैं तो जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस लॉ को क्या कर दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे,
फंडामेंटल राइट्स को बस रिस्टोर करे। तो अगर फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर हो रहे हैं तो जुडिशरी के पास में फ्री हैंड है, ठीक है। जैसे अगर आप समझोगे इस चीज को, गहराई को समझना इसकी, कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आपके फंडामेंटल राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिए, और उसके चलते अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं तो जुडिशरी प्रोटेक्ट करेगी। अब किसी लॉ के चलते आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं तो जुडिशरी तो यहां पे क्या है, जुडिशरी को बस यहां से छोड़ दिया, जाओ जुडिशरी, तो जुडिशरी उस लॉ को खत्म कर देगी ना, क्यों? क्योंकि जुडिशरी का तो काम ही है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। क्लियर हुआ? तो उस सेंस में क्या है, एक जुडिशियल रिव्यू की पावर यहां से आ जाती है क्योंकि वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्टर है जुडिशरी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इफ द लॉ वायलेट्स द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। अब देखो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है हमारे यहां, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर बटा हुआ है। अब अगर मान लो कोई ऐसा लॉ बना दिया कि जो इस फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो गहराई समझना इस चीज की कि आपको पता है कि जुडिशरी की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो यही है कि वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स को खत्म करें। अब यहां पे सेंटर क्या कर रहा है, दबाने की, डराने की कोशिश कर रहा है स्टेट को, तो जुडिशरी का काम क्या है, वही कि अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में रहते हुए वो सारी चीजों को इंश्योर करे कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वैसा चले। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो आप। रूल ऑफ लॉ है तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना तो काम है ही किसका, जुडिशरी का। अब अगर मान लो कि ये जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहीं पे डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कूद सकती है मैदान में जुडिशरी, रिव्यू कर सकती है, ठीक है। तो ये दो केसेस में जुडिशरी क्या कर सकती है, लेजिस्लेचर्स के लॉज को रिव्यू कर सकती है। जुडिशरी प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट होती है, तो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ दैट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, बाकी मैंने आपको समझा सारा दिया, और ठीक है। अब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट, अब ये वहीं पे अगर देखें कि अगर मान लो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिस्टर्ब हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कैन यूज द रिव्यू पावर्स if a law is inconsistent with the distribution of power laid down by the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है तो वो क्या कर सकती है, उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मान लो कुछ स्टेट्स पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट के पास में कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारा सब रेवेन्यू लेके जा रही है, तो उस लॉ को हटाया जा सकता है, ठीक है। उस लॉ के साथ साथ में भी आप आगे पढ़ोगे एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आता है, जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की मदद से, इस पावर की मदद से जुडिशरी ने अलग अलग टाइम पीरियड में क्या किया, बहुत सारे लॉज को स्ट्राइक डाउन किया है। रिसेंटली एक जो बड़ा मतलब लॉ जो था, या फिर कह सकते बड़ा लेजिस्लेचर के द्वारा जो बड़ा स्टेप लिया गया था, उसे जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है, एनजेक जो अपॉइंट किया गया था ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, तो पार्लियामेंट के द्वारा लाए गए एक लॉ को जुडिशरी ने क्या कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्या बोल के कि हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से जुडिशरी ने, वो जो हम बात कर रहे हैं ना किसकी, एक्टिविज्म की, जुडिशियल एक्टिविज्म की, तो वो यहां देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। ये हुआ राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं, तो उस तरह से काम करती है। तो अब अगर आप देखोगे कि जो रिट्स पावर है और ये जो रिव्यू पावर है, मतलब रिट्स इशू करके भी वो क्या कर सकती है, लॉ को इनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, रिव्यू करके। तो रिट पावर और रिव्यू पावर जो है किसकी, कोर्ट की, मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल। ये सारी चीजों से जुडिशरी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकती है, और उसी के साथ साथ में जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए उन्हें भी इंटरप्रेट कर सकती है। अब ये उन्नी मुन्नी का एक बहुत अच्छा डाउट आया, देखो यहां पे समझना, लेजिस्लेचर जिसे आप क्या कह रहे हैं, जिसे पूरा देश एम्पावर कर रहा है। एक डिबेट है, मैं डिबेट का आपको एक थ्रेड पकड़ा के जा रहा हूं, सोचते रहना आप लोग कि लेजिस्लेचर को किसने एम्पावर किया है। लेजिस्लेचर को पूरे के पूरे देश ने एम्पावर किया है ना, हम सब वोट देते हैं, हमारे वोट के बेसिस पे वो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, तो उनके द्वारा जो लॉ बनाया जा रहा है उसे एक, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, एक जो बेंच है, वो क्या कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो आई थिंक आई वुड रेदर बिकम अ जज देन आई वोंट हैव टू वरी अबाउट इलेक्शन एंड पब्लिक सपोर्ट एंड कैन स्टिल हैव रियली लॉट्स ऑफ पावर। तो अब एक जज बन जाओगे आप, तो जो पावर आपके पास लॉ बनाने की कब आती, जब आप इलेक्शन जीतते हो, सारी चीजें करते हो, तब आती ना, वो पावर आपके पास सीधे आ जाएगी जज बनने पे, इतनी पावर। मतलब यहां लॉ बना रहे हो आप, और जुडिशरी अगर लॉ हटा दे रही है तो लॉ हटाना भी तो एक तरह से लॉ बनाना है, समझ में आया। मतलब क्या है कि आपने बोल दिया ब्लैक कलर की शर्ट पहन के मार्केट में नहीं निकलना है, ये लॉ बना दिया,
ठीक है। तो जुडिशरी ने अगर ये लॉ हटा दिया कि ब्लैक कलर की शर्ट पहन के मार्केट में नहीं निकल सकते हो, तो जुडिशरी ने एक नया लॉ भी तो ला दिया, मतलब ब्लैक कलर की शर्ट पहन के निकल सकते हो। कुछ किसी चीज से रोकना मतलब किसी चीज को अलाउ करना जैसा हो गया, ठीक। तो वही चीज हो रही है कि जुडिशरी सिंगल हैंडेडली क्या कर रही है, लॉज बना दे रही है। कैसे? वो किसी लॉ को जब खत्म कर दे रही है तो एक नया लॉ अपने आप बन जा रहा है। किसी चीज को बैन कर रही है तो मतलब उसका मतलब किसी चीज पे बैन हटा दे रही है तो उसका ट्रेंड चालू हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ये डाउट एक बहुत जेन्युइन हो रही है कि डिबेट है, बहुत सारे स्कॉलर से डिबेट उठाते हैं, समझना, ठीक है। एक बुक से बाहर चल के हम बात कर रहे हैं कि कैसे जुडिशरी जो है, जो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जनता की, वो जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए उन्हें उनके द्वारा बनाए गए लॉज को हटा सकती है, ठीक है। एक मैटर ऑफ डिबेट है, डिबेट चलती भी रहती है। मैंने आपको एक थ्रेड पकड़ा दिया, सोचते रहना, जरा विचार करना उस चीज पे, ठीक। ये हो गया। तो अब जैसे अगर हम देखें तो ये इंटरप्रेटर का काम करती है, एक इंटरप्रिटेशन देती है जुडिशरी। तो मेनी पीपल थिंक दैट दिस फीचर इनेबल्स जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, ठीक है। तो ये जो फीचर दिया गया है, इस फीचर की मदद से जुडिशरी क्या कर रही है, बहुत अच्छी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि आप जैसे देख रहे हो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही प्रोटेक्ट कर रही है एक तरह से, ठीक है। राइट्स, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी के साथ में क्या हो जाता है, प्लस द प्रैक्टिस ऑफ एंटरटेनिंग पीआईएल्स हैव फर्दर एडेड टू द पावर्स ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन। और इसी के साथ साथ में वो पीआईएल्स को एंटरटेन करके पीआईएल्स के थ्रू क्या कर देती है, और राइट्स को बचा लेती है। तो जुडिशरी को अगर आप इस पैरामीटर पर देखोगे कि राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कितना किया, क्या किया, तो वाइड रेंजिंग ऑफ पावर्स आर देयर फॉर विद जुडिशरी, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टॉपिक, ठीक है। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, जुडिशरी को आपने राइट्स के कंटेक्स्ट में देख लिया ना, तो अब आपने अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा, ये जो पिछले दो टॉपिक, ये वाला और इससे पहले वाला पढ़ा, तो उसमें आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में बहुत टसल चलती रहती है, लड़ाइयां चलती रहती है। तो वो पूरी लड़ाई हम क्या करने वाले हैं, पिछले मतलब अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।